अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, ये हमारी सीरीज़ का जो है वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ की लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर मैंने जो रिमेनिंग हमारे 4 टॉपिक्स थे उन सब को मिक्स करके जो है वो सिनेरियो और लॉजिक बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस बनाए। सिनेरियो बेस्ड भी हैं, लॉजिक बेस्ड भी हैं और थ्योरी बेस्ड भी हैं। तो ये मैंने मिक्स करके जो है वो तकरीबन 100+ MCQs बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के सारे ही टॉपिक जो हैं वो इस वाली वीडियो के अंदर कवर हो जाएं। अच्छा, क्योंकि ये 100+ क्वेश्चन हैं तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर एक ही शॉट के अंदर जो है वो मैं आप लोगों के लिए जो है रिकॉर्ड करूँगी। इसलिए मे भी हो सकता है कि इसके भी पार्ट्स ही बनाकर अपलोड करूँ चैनल पे। अब ये डिपेंड करता है कि वीडियो कितनी लेंथी हो रही है, कि इसके 2 पार्ट्स बनते हैं या 3। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, 2 पार्ट्स के अंदर कवर हो जाए, ताकि टॉपिक जो हैं वो एटलीस्ट आप लोगों के सारे कवर हो जाएँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट देर किए। तो सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक हैं वो हैं हमारे पास मार्कडाउन इन HTML आउट, कोड विदाउट राइटिंग कोड, यूजिंग एंड बिल्डिंग स्किल्स एंड कनेक्टर्स। और इसके अलावा हमारे पास एक और है जो हमारी एजेंट फैक्ट्री के अंदर शो हुआ है फाउंडेशन कोर्सेज़ के अंदर ही, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, और वो है थिंक एरा वाला। वो मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये रहे हमारे फाउंडेशन कोर्सेस, ये रहे, और इसके अंदर लास्ट टॉपिक जो है वो ये वाला है, हाउ टू थिंक इन द AI एरा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी इसी के अंदर इंक्लूड है, इस टेस्ट के अंदर इंक्लूड है F1 के अंदर। तो ये वाला टॉपिक भी जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो को और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने क्वेश्चंस हैं। अच्छा, सेक्शन 1 जो है, ये क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है ये सेक्शन वाइज ही है। सबसे पहला सेक्शन जो है इसके अंदर वो ये है जी, कि आपने जो है हाउ टू थिंक एरा वाला जो है इन द AI एरा, ये वाला हमारा सेक्शन 1 है, और इसके अंदर टोटल हमारे पास जो है वो एटलीस्ट 28 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो इस सेक्शन से लिए गए हैं। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ द हाउ टू थिंक इन द AI एरा कोर्स स्टेट इन 1 लाइन। अच्छा जी, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं हाउ टू थिंक इन द AI एरा कोर्स की बुनियादी उसूल एक लाइन में क्या है। ठीक है, तो इसका हम आंसर देखते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, AI शुड डू ऑल द थिंकिंग सो यू कैन फोकस ऑन अदर वर्क। AI को तमाम सोचने दो ताकि आप दूसरे काम पर तवज्जो दे सकें। अच्छा, ऑप्शन बी है, ऑलवेज़ यूज़ AI टू रीच योर फाइनल आंसर। आपने जो है हमेशा AI से अपना फाइनल जवाब मतलब जो है वो लिखवाना है। The deliverable in never the answer, it is the written proof of how you thought। असल मतलब जो है डिलीवरेबल जवाब नहीं होता, बल्कि इस बात का लिखा हुआ सबूत होता है कि आपने कैसे सोचा है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन डी है हमारे पास, द बेस्ट AI टूल ऑलवेज गिव्स द मोस्ट रिलायबल आउटपुट। के बेहतरीन AI टूल जो है हमेशा सबसे ज़्यादा जो है वो आपको रिलायबल आंसर देगा, यानी जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, द डिलीवरेबल इज़ नॉट द आंसर, इट इज़ द रिटन प्रूफ ऑफ हाउ यू थॉट। कि आपने जो है जो आपको डिलीवर हुआ होता है वो आंसर नहीं होता, बल्कि इस बात का लिखा हुआ होना, मतलब ये सबूत होता है, प्रूफ होता है इस बात का कि किस तरह से जो है वो आपने सोचा है। और इसकी उसमें चलते हैं एक्सप्लेनेशन में, और यहाँ पर देखते हैं। अच्छी जी, कोर्स की एक लाइन रूल यही है कि दैट डिलीवरेबल इज़ नेवर द आंसर। ठीक है, जो आप डिलीवर करते हैं वो कभी भी आंसर नहीं होता। द डिलीवरेबल इज़ द डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ थिंकिंग। ये एक तरह का सबूत या एक डॉक्यूमेंट होता है कि आपने किस तरह से सोचा है। सिर्फ AI का जवाब कॉपी करना काफ़ी नहीं है, आपको ये देखना होता है कि आपने कैसा सोचा। ठीक है, जो आपको AI ने जवाब दे दिया वो ही मतलब जो है फाइनल आंसर नहीं है, बल्कि आपको ये जो है वेरीफाई करना होता है कि आप क्या सोच रहे थे। ठीक, ओके, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि भाई पर्सन ए राइट डाउन विच AI क्लेम आर शी एग्री विच द पुश बैक ऑन एंड वॉट वुड चेंज हर माइंड। ठीक है, पर्सन ए का जो है वो भाई ये था, और पर्सन बी ने क्या किया, जस्ट फॉरवर्ड AI आंसर टू हर बॉस ऑन फ्राइडे, बोथ आर आस्क्ड व्हाई डिड यू रिकमेंड दिस, व्हाट हैपेंड। पर्सन ए जो है वो क्या करती है भाई, वो एक काम करती है
पर्सन ए लिख लेती है कि वो एआई की किन बातों से मुत्तफिक थी, किससे उसने जो है वो इख्तिलाफ़ किया और किस सूरत में उसकी राय जो है वो बदल सकती है। तो पर्सन ए ये करती है, जबकि पर्सन बी क्या करता है, सिर्फ एआई का जवाब अपने बॉस को फॉरवर्ड कर देता है। अच्छा जी, उसके बाद ये करने के बाद जो है फ्राइडे को वो सेंड कर देता है। जुम्मे के दिन दोनों से पूछा जाता है आपने ये रिकमेंडेशन क्यों दी, क्या होगा। ठीक है, जुम्मे वाले दिन जो है वो दोनों से सवाल किया जाता है कि आपने जो है वो ये रिकमेंडेशन क्यों दी और अब क्या होगा। अच्छा, ऑप्शन क्या है, पर्सन ए वेस्ट टाइम राइटिंग थिंग डाउन व्हेन एआई डिड द वर्क। पर्सन ए ने लिखने में वक्त ज़ाया किया जबकि एआई ने काम कर दिया था। पर्सन बी इज़ बेटर बिकॉज हर डॉक्यूमेंट लुक मोर पॉलिश। पर्सन बी जो है वो बेहतर है क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट ज़्यादा पॉलिश लगता था। अच्छा, उसके बाद है बोथ गिव द सेम आंसर सिंस दे यूज़ द सेम एआई। दोनों एक ही जवाब देंगे क्योंकि दोनों ने एक ही एआई यूज़ किया। पर्सन ए कैन एक्सप्लेन हर रीजनिंग क्लियरली, पर्सन बी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ओन डिसीजन। पर्सन ए अपनी रीजनिंग वाज़े तौर पर समझा सकती है क्योंकि उसने जाहिर सी बात है उसके ऊपर रीजनिंग की थी, जबकि पर्सन बी अपना फ़ैसला एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे इसने खुद से वेरिफिकेशन की, पर्सन ए ने वेरिफिकेशन की थी, ठीक है, तो इसलिए वो अपनी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे सकती है। लेकिन पर्सन बी ने तो क्या किया था, उठाया था, कॉपी पेस्ट किया था और डायरेक्ट बॉस को सेंड कर दिया था, उसने पढ़ने की जहमत भी नहीं की थी। तो इसलिए वो एक्सप्लेन अपनी बात को नहीं कर सकेगा, अपने फैसले को एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। देख लेते हैं, ओह सॉरी, सी है भाई, बोथ गिव द सेम आंसर सिंस दे यूज द सेम एआई। अच्छा, ओपनिंग स्टोरी का यही पॉइंट है, सेम टूल सेम प्रॉब्लम डिफरेंट आउटकम। पर्सन ए ने खुद सोचा और रिकॉर्ड किया, पर्सन बी ने सिर्फ एआई का जवाब फॉरवर्ड किया। फ्राइडे को पर्सन बी अपनी रिकमेंडेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वो एआई की थी, उसकी अपनी नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखें थोड़ा सा कोलैप्स है, यही फ़र्क होता है। अच्छा, मैं जब आप लोगों के लिए ये एमसीक्यूज़ जब जनरेट करती हूँ ना, तो जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम पे उसी टाइम पे ही डॉक्यूमेंटेशन देखती हूँ, उससे पहले मैंने नहीं देखी होती, इसीलिए मेरे अपने खुद के आंसर भी जो है वो गलत हो रहे होते हैं, क्योंकि मैं अपनी नॉलेज का भी टेस्ट ले रही हूँ एक तरह से। ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को सिखाने के साथ साथ अपनी नॉलेज का टेस्ट लेना भी है कि भाई मुझे कितना आता है। तो यहाँ पे देखें कोलैप्स है, यहाँ जो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑप्शन डी की है और यहाँ पे जो ये करेक्ट आंसर दे रहा है वो सी को दे रहा है, जबकि इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी ही होगा। क्योंकि डी के अंदर हुआ ये था कि भाई जब फ्राइडे को उससे पूछा गया था तो पहले वाले बंदे ने अपनी बात की वजाहत कर दी थी, क्योंकि उसने इस चीज़ को जो है क्या कहते हैं इसके ऊपर रीजनिंग की थी, खुद से उसने काम किया था, ठीक है। जबकि जो पर्सन बी था वो एक्सप्लेन नहीं कर सका अपनी बात को क्योंकि उसने उसके ऊपर रीजनिंग नहीं की थी। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट डज प्रिडिक्शन लॉक मीन इन दिस कोर्स। इस कोर्स में प्रिडिक्शन लॉक का क्या मतलब है, ठीक है, प्रिडिक्शन लॉक जो है वो इस कोर्स में इसका क्या मतलब है। लॉकिंग द एआई मॉडल सो इट यूज़ ओनली वन सोर्स, एआई मॉडल को सिर्फ एक सोर्स तक महदूद कर देना। मेकिंग एआई प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट बिफोर आंसरिंग, एआई से मुस्तकबिल की प्रिडिक्शन करवाना, ठीक है। सेटिंग दैट स्टॉप एआई फ्रॉम चेंजिंग इट्स आंसर, एआई से सेटिंग मतलब ऐसी सेटिंग कर देना एआई की जो एआई को अपना जवाब बदलने से रोके। या उसके बाद ऑप्शन डी है राइटिंग डाउन योर ओन आंसर बिफोर आस्किंग एआई, ठीक है। सो एआई कॉन्फिडेंट रिप्लाई डज नॉट क्वाइटली बिकम योर ओपिनियन, एआई से पूछने से पहले अपना खुद का जवाब लिखना ताकि एआई का पुरएतमाद जवाब आपकी राय ना बन जाए, ठीक है। अच्छा जी, प्रिडिक्शन लॉक का क्या मतलब होता है, प्रिडिक्शन लॉक का मतलब यही होता है कि आप इसका क्या हो सकता है आंसर। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, दोबारा से पढ़ते हैं। एआई मॉडल्स को सिर्फ एक सोर्स तक महदूद कर देना, नहीं ये तो नहीं हो सकता। प्रिडिक्शन लेना ये भी नहीं होता, मुस्तकबिल की प्रिडिक्शन लेना भी नहीं। आई थिंक ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि भाई आप जो है वो अपनी खुद की राय जो है वो लिख दें और ताकि जो एआई की राय है वो आपका आंसर ना बने। आई थिंक तो डी ही होना चाहिए, देख लेते हैं, ऑप्शन डी ही है, ठीक है। प्रिडिक्शन लॉग डिसिप्लिन 1 है, मतलब जो प्रिडिक्शन लॉग जो है वो एक डिसिप्लिन है। राइट डाउन व्हाट यू थिंक द आंसर इज़ बिफोर यू ओपन एनी एआई टूल, यानी कि पहले ही आप सोच लें कि भाई आंसर क्या हो सकता है, ठीक है,
एआई का जवाब आने से पहले ही आप दिमाग में सोच लें कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज वंस यू रीड एआई आंसर, क्योंकि जब आप एआई का आंसर एक मरतबा पढ़ लेते हैं, इट टेक्स ओवर योर थिंकिंग। तो वो क्या करती है, वो ही आपकी हिस्सा बन जाती है सोच का। ठीक है, एआई का जवाब ही आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि आप खुद से सोचते ही नहीं हैं, अपना दिमाग ही नहीं लगाते। पहले अपना जवाब लिखना आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग से मतलब जो है ना बचाता है। आप पहले ही अपना जवाब जब सोच लेते हैं तो फिर आपने उसके ऊपर रीजनिंग की हुई होती है कि हाँ भाई इसका ये जवाब, एक खुद से आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं ना कि हाँ भाई इसका ये जवाब होना चाहिए। तो फिर जब एआई का जवाब आता है तो फिर आप उसके साथ थोड़ी सी जो है वो उसके साथ थोड़ी बहस कर पाते हैं कि नहीं जी इसका जवाब मैं तो ये सोचता हूँ कि ये होना चाहिए, आप जो है मुझे ये जवाब दे रहे हैं, अब आप प्रूव करो कि ये आंसर आ रहा है। तो ये जो है थिंकिंग एरर के अंदर, ताकि आप अपनी सोच को भी इसके अंदर ऐड कर सकें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज़ अ रीजनिंग रेसिप्ट? अच्छा, रीजनिंग रेसिप्ट क्या है? A list where each row show what AI said, what you did about it, accept, reject, modify and why। ठीक है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें आपने जिसमें जो है ना हर एआई क्लेम के सामने लिखा हो कि आपने उसे एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया या मॉडिफाई किया और क्यों। ठीक है, अ बिल यू पे फॉर यूजिंग एआई सर्विसेज, एक बिल मतलब जो आप एआई की सर्विसेज यूज़ करने के लिए पे करते हैं। अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एआई चैट हिस्ट्री, एआई चैट की प्रिंटेड कॉपी, यानी जो उसकी हिस्ट्री है उसकी प्रिंटेड कॉपी है। अ फॉर्म यू फिल व्हेन एआई मेक्स एन एरर, एक ऐसा फॉर्म जो आप उस टाइम पे फिल कर रहे होते हैं जब जो है ना एआई एरर कर रहा होता है। तो बेसिकली इसका जो है वो ये वाला आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए, कि भाई एक ऐसी लिस्ट जिसमें आपने लिखा हुआ हो कि आपने एआई का आंसर कब एक्सेप्ट किया, कब रिजेक्ट किया और कब उसे मॉडिफाई करवाया और क्यों। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल। रीजनिंग डिसिप्लिन 2 है, एक लिस्ट जहां हर इंपॉर्टेंट एआई क्लेम के लिए 3 चीज़ें लिखी होती हैं। एआई ने क्या कहा, आपने उसके बारे में क्या किया, एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, मॉडिफाई किया, सरफेस्ड किया या मिस्ड किया, और एक सेंटेंस में। ठीक है, और क्यों किया ये भी आपने लिखा हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है भाई, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास अगेन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट आस्क एआई टू हेल्प विद अ स्कूल प्रोजेक्ट, एआई गिव्स 5 क्लेम्स, द स्टूडेंट एग्री विद ऑल 5 विदाउट पुशिंग बैक ऑन एनी, अकॉर्डिंग टू दिस कोर्स व्हाट डज दिस लाइकली मीन। एक स्टूडेंट स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एआई से मदद लेता है। ठीक है, एआई उसे 5 क्लेम देता है और स्टूडेंट तमाम 5 को बग़ैर किसी सवाल या इख्तिलाफ के मान लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर रिस्क क्या है भाई, द स्टूडेंट प्रोबेबली डिड नॉट थिंक हार्ड इनफ, एग्रीइंग विथ एवरीथिंग एआई सेज इज़ अ वार्निंग साइन। ठीक है, मुमकिन है स्टूडेंट ने मतलब गहराई से सोचा ही नहीं, उसने जो है वो गहराई से सोचने की कोशिश ही नहीं की। एआई की हर बात से इत्तेफाक कर लेना वार्निंग साइन है कि आप एआई की हर बात को नहीं मान सकते। ठीक है, एआई कभी भी ऐसा नहीं होता, मैंने क्या कहा था, कॉन्फिडेंट जो है वो करेक्टनेस का सबूत नहीं होता। कॉन्फिडेंट होना उसका वो पैटर्न है जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है। ठीक है, लेकिन वो ठीक भी हो, ये बात कॉन्फिडेंट होना इस बात का सबूत नहीं है कि वो ठीक भी है। तो एआई की हर बात को आंख बंद करके मान लेना ये कहीं से भी सही नहीं है, आपको उसके ऊपर जो है वो क्रॉस चेकिंग करनी होती है। द स्टूडेंट अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। अच्छा, सेकंड क्या है कि भाई स्टूडेंट को टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था, इसलिए उसने उसके सारे क्लेम मान लिए। द स्टूडेंट इज़ वेरी स्मार्ट एंड एआई वॉज परफेक्टली राइट, स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है और एआई बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद है द स्टूडेंट यूज़ द बेस्ट एआई टूल अवेलेबल, स्टूडेंट ने सबसे बेहतरीन एआई टूल जो है वो यूज़ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कि क्योंकि स्टूडेंट ने उसके ऊपर खुद से सोचने की कोशिश ही नहीं की और उसने जो है वो एआई के ऊपर पूरा पूरा भरोसा कर लिया, जो कि एक वार्निंग साइन है। आ जाते हैं जी, कोर्स कहता है इफ़ यू एग्री विथ एवरीथिंग एआई सेड विदाउट पुशिंग बैक ऑन एनीथिंग, यू प्रोबेबली डिड नॉट थिंक हार्ड इनफ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप एआई की हर चीज़ से मुत्तफिक हो जाते हैं, ठीक है, विदाउट पुशिंग बैक ऑन एनीथिंग, कुछ भी किए बगैर, यू प्रोबेबली डिड नॉट थिंक हार्ड इनफ, तो आप मतलब अपनी जो है सोचने की सलाहियत आप खो देते हैं, आपने खुद उसके ऊपर उस चीज़ के ऊपर सोचा ही नहीं होता। रीजनिंग रेसिप्ट का मकसद यही है कि एक चीज़ मतलब जो है ना कुछ चीज़ें रिजेक्ट या मॉडिफाई करना नॉर्मल है, सब कुछ एक्सेप्ट करना थिंकिंग का साइन
नहीं है। मतलब रीजनिंग रिसिप्ट आपको ये कहती है कि आपने भाई हर चीज़ को आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लेना, कुछ चीज़ें आपने रिजेक्ट भी करनी है और कुछ चीज़ों पे आपने उसे मॉडिफाई भी करवाना है अपने हिसाब से। हर चीज़ जो है वो सही नहीं हो सकती। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है व्हाट आर द 6 लेबल्स यू कैन गिव ईच एआई क्लेम इन आर रीजनिंग रिसिप्ट। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई रीजनिंग रिसिप्ट में एआई के हर क्लेम को किन 6 लेबल से मार्क किया जा सकता है। ट्रू, फॉल्स, मे बी, स्किप, डिलीट या कीप। ठीक है। दूसरा है भाई एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मॉडिफाई, सरफेस्ड, मिस्ड, 5 लेबल्स यूज अक्रॉस ऑल क्लेम। उसके बाद है सी, गुड, बैड, एवरेज, अनक्लियर, स्किप। उसके बाद डी है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मॉडिफाई, सरफेस, मिस्ड एंड वन मोर यू डिसाइडेड। ठीक है, तो आई थिंक इसके अंदर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब बी और डी में कन्फ्यूजन है। ठीक है, बी और डी में जो है वो कन्फ्यूजन है, तो डी भी हो सकता है कि भाई एक और वर्ड जो आप डिसाइड कर लें इस चीज़ के लिए। तो देखते हैं बी या डी में से जो है वो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। आई थिंक बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, मैं कंफ्यूज हूँ बी और डी में। चेक कर लेते हैं। तो जी बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि यही 5 लेबल्स जो हैं वो सारे क्लेम्स को देख लेंगे। कोर्स में 5 रीजनिंग रिसिप्ट लेबल्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये लेबल्स यही 5 हैं। एक्सेप्ट, एआई सही था, मैं एग्री करता हूँ। रिजेक्ट, एआई गलत था। मॉडिफाई, सही आइडिया, फिक्स लेकिन फिक्स की ज़रूरत है। ठीक है। सरफेस्ड, एआई ने ये पॉइंट ढूंढा जो मैं मिस करता। ठीक है। मिस्ड, एआई ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीटली स्किप कर दिया। तो ये 5 जो है रीजनिंग रिसिप्ट के क्या हैं, लेबल्स हैं जो आपको हम याद रखने। ठीक है, यही 5 जो हैं वो हैं। ठीक है, इन 5 को आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जल्दी जल्दी बनानी है वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द एरर टैक्सोनॉमी इज दिस कोर्स। अच्छा, इस कोर्स में एरर टैक्सोनॉमी क्या है। अ वे टू काउंट हाउ मैनी मिस्टेक एआई मेक्स पर सेशन। हर सेशन में एआई की गलतियों की तादाद गिनने का तरीका। ठीक है। अ रिपोर्ट एआई जनरेट अबाउट इट्स ओन एरर। एक वो रिपोर्ट जो एआई अपनी गलतियों की खुद से रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर रहा है कि उसने कितनी गलतियाँ की। अ लिस्ट ऑफ एआई टूल्स रैंक्ड बाय हाउ ऑफन दे मेक एरर्स। एआई की मतलब जो है एआई टूल की रैंकिंग कि किस में कितनी गलतियाँ होती हैं। नंबर डी है, ऑप्शन डी है हमारे पास 6 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एरर दैट हाइड इनसाइड स्मूथ एआई राइटिंग। यानी यू चेक फॉर ईच टाइप बाय नेम। एआई की स्मूथ राइटिंग के अंदर छुपने वाली 6 ख़ास किस्म की गलतियाँ जिन्हें नाम के साथ चेक किया जाता है। अच्छा जी, एरर टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है। एरर टैक्सोनॉमी का मतलब जो है वो ऑप्शन डी में भी हो सकता है कि भाई आपने जो है, या ऑप्शन डी ही आई थिंक हो सकता है इसका, कि स्पेसिफिक टाइप के एरर्स जो इंसान मतलब जो है एआई की स्मूथ राइटिंग के अंदर 6 टाइप के जो एरर आते हैं जिन्हें नाम से चेक किया जा सकता है। ऑप्शन डी आई थिंक, देखते हैं। ऑप्शन डी ठीक है। एरर टैक्सोनॉमी डिसिप्लिन 3 है। एआई की कॉन्फिडेंट राइटिंग में 6 स्पेसिफिक गलतियाँ छुपी हो सकती हैं। कोर्स कहता है चेक फॉर ईच टाइप बाय नेम बिफोर यू सेंड, पब्लिश और एक्ट ऑन एनीथिंग। एआई रॉट पॉलिश राइटिंग करेक्ट राइटिंग नहीं होती। ठीक है, पॉलिश राइटिंग जो है वो करेक्ट राइटिंग नहीं होती। तो एआई के लिखे हुए आंसर के अंदर, यानी जो उसने स्मूथ आंसर दिया है उसके अंदर 6 स्पेसिफिक किस्म की गलतियाँ छुपी हो सकती हैं। ये बात कौन कह रहा है भाई, ये बात हमें हमारा कोर्स बता रहा है। टैक्सोनॉमी जो है, एरर टैक्सोनॉमी, वो 6 स्पेसिफिक टाइप की गलतियाँ जो एआई के स्मूथ आंसर के अंदर हो सकती हैं, और उसको फिर आप बाय नेम जो है वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बिफोर, किसी को सेंड करने से पहले, पब्लिश करने से पहले, या उसके ऊपर अमल करने से पहले। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। ये अगेन हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। एआई an AI writes a very professional sounding report about a new medicine. The writing is smooth and confident. A doctor reads it and trusts it because it sounds so good. According to this course, what mistake is the doctor making? एआई एक नई दवा पर बहुत प्रोफेशनल और पुरअतमाद रिपोर्ट लिखता है। डॉक्टर सिर्फ इसलिए उस पर भरोसा कर लेता है क्योंकि रिपोर्ट बहुत अच्छी लग रही होती है।
अब इसमें अंदर डॉक्टर की गलती क्या है, ठीक है, जो डॉक्टर ने की है। पहला है ऑप्शन, द डॉक्टर शुड हैव आस्क्ड एआई टू रीराइट इट इन सिंपलर वर्ड। ठीक है, एआई से रिपोर्ट को और आसान अल्फाज में लिखवाना चाहिए था डॉक्टर को। ठीक है, द डॉक्टर शुड यूज़ अ डिफरेंट एआई टूल फॉर मेडिकल टॉपिक्स। मेडिकल टॉपिक के लिए दूसरा एआई टूल यूज़ करना चाहिए था। नंबर 3 है, पॉलिश राइटिंग इज़ नॉट द सेम एज करेक्ट राइटिंग। द डॉक्टर शुड चेक फॉर द 6 एरर टाइप बिफोर एक्टिंग ऑन इट। अच्छी राइटिंग का मतलब हमेशा सही मालूमात नहीं होता, डॉक्टर को 6 एरर टाइप चेक करने चाहिए थे। ठीक है, द डॉक्टर इज़ राइट टू ट्रस्ट इट। प्रोफेशनल राइटिंग मीन्स द कंटेंट इज़ करेक्ट। डॉक्टर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि प्रोफेशनल राइटिंग जो है वो हमेशा सही होती है। तो हमने अभी ये वाला रूल पढ़ा है कि भाई पॉलिशिंग राइटिंग जो है वो इज़ नॉट द सेम एज करेक्ट राइटिंग। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। एग्जैक्टली, डिसिप्लिन 3 यही कहता है कि पॉलिश राइटिंग इज़ नॉट द सेम एज करेक्ट राइटिंग। एआई ऑलवेज साउंड कॉन्फिडेंट एंड प्रोफेशनल। एआई हमेशा जब भी जवाब देता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट भी लगता है, प्रोफेशनल भी लगता है व्हेन इट इज़ रॉन्ग, जबकि वो गलत भी हो। अब ये ऐसा क्यों है, इसका बिहेवियर इस तरह का क्यों है, क्योंकि इसको हम पिछली कई वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि भाई वो इस पैटर्न के ऊपर क्या है, ट्रेन है, वो प्री ट्रेंड है इस पैटर्न के ऊपर कि उसने जो भी जवाब देना है कॉन्फिडेंटली देना है। ठीक है, भले वो गलत ही बोल रहा हो या झूठ ही बोल रहा हो। तो आपको क्या करना है, आपने वेरिफिकेशन करनी है। डॉक्टर को एरर टेक्नोनॉमी से चेक करना चाहिए। कॉन्फिडेंट टोन जो है वो ट्रुथ का साइन नहीं है। कॉन्फिडेंट होना कभी भी इस बात का सबूत नहीं है कि जवाब सही भी हैगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। वॉट इज़ अ कैस्केड मैप इन डिसिप्लिन 4। डिसिप्लिन 4 में कैस्केड मैप क्या होता है? A one-page diagram showing each group affected by a decision with 3 arrows showing what happened first, next and after. ठीक है, एक सफ़े की डायग्राम जो दिखाती है कि फैसले से किन ग्रुप्स पर असर होता है, ठीक है, या किन ग्रुप्स पर असर होगा, और मतलब जो है ना, पहले क्या हुआ, बाद में, और फिर उसके बाद क्या होगा। तो एक 1 पेज की जो है वो डायग्राम, ठीक है, जो क्या कर रही है, आपको सारी चीज़ें बता रही है कि भाई फैसले से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देन उसके बाद क्या होगा। अ रोड मैप फॉर लर्निंग एआई स्किल्स स्टेप बाय स्टेप। एआई स्किल्स सीखने का रोड मैप। ठीक है, अच्छा, चार्ट कंपेयरिंग डिफरेंट एआई मॉडल्स। ठीक है, मुख्तलिफ एआई मॉडल का कंपैरिजन करने वाला चार्ट। अ मैप ऑफ एआई सर्वर्स अराउंड द वर्ल्ड। एआई सर्वर का नक्शा कुछ इस तरह का, मतलब कि वर्ल्ड के ऊपर जो है एआई सर्वर का नक्शा। तो मेरे ख्याल में जो कैस्केड मैप है ना, वो डिसिप्लिन 4 के मुताबिक ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, अ 1 पेज डायग्राम शोइंग ईच ग्रुप इफेक्ट बाय अ डिसीजन, कि कोई भी फैसला लेने के बाद आपको जो है वो हर ग्रुप दिखाया जाए एक डायग्राम के अंदर, कि भाई आपके इस फैसले से, जहाँ एरोज जो हैं वो शोज़ कर रहे हों, दिखा रहे हों कि आपके इस फैसले से पहले क्या असर पड़ेगा, देन क्या पड़ेगा, और उसके बाद क्या पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ऑप्शन ए कैस्केड मैप डिसिप्लिन 4 थिंकिंग इन सिस्टम का टूल है। ठीक है, ये एक 1 पेज डायग्राम विद अ शॉर्ट कॉलम फॉर ईच ग्रुप, यू डिसीजन इफेक्ट एंड 3 एरोज अंडर ईच शोइंग व्हाट हैपन फर्स्ट, व्हाट द कॉज नेक्स्ट एंड व्हाट दैट कॉज आफ्टर। ये साइड इफ़ेक्ट ट्रेस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिसिप्लिन 4 है हमारे पास। ठीक हो गया, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन सिनेरियो बेस्ड है। सिनेरियो क्या है भाई हमारे पास, आई स्कूल डिसाइड टू गिव एवरी स्टूडेंट अ टैबलेट। एआई सेज दिस विल इम्प्रूव ग्रेड्स, बट नो बडी चेक व्हाट हैपन टू स्टूडेंट हु हैव नो इलेक्ट्रिसिटी एट होम और पेरेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड डेटा प्लान्स। विच डिसिप्लिन एग्रीज दिस गैप। अच्छा जी, एक स्कूल जो है वो हर स्टूडेंट को टैबलेट देने का फ़ैसला करता है। एआई कहता है कि इससे ग्रेड बेहतर हो जाएंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जिन स्टूडेंट के घर बिजली नहीं है या जो इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन पर क्या असर होगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, विच डिसिप्लिन एड्रेसिंग दिस गैप। ये कमी किस डिसिप्लिन से जो है वो
किस डिसिप्लिन के मुतालिक है? डिसिप्लिन 1 के, प्रिडिक्शन लॉग के, डिसिप्लिन 4 थिंकिंग इन सिस्टम के, डिसिप्लिन 2 रीजनिंग रिसिप्ट के, या डिसिप्लिन 6 वर्किंग विद एआई? अच्छा जी, डिसिप्लिन 1 प्रिडिक्शन लॉग क्या है? शुड हैव प्रिडिक्ट द टेबल डिसीजन फर्स्ट, कि आपने क्या करना है, डिसिप्लिन 1 के अंदर हम प्रिडिक्शन टेबल जो है वो बना रहे होते हैं। अच्छा, डिसिप्लिन 4 क्या था हमारे पास? थिंकिंग इन सिस्टम, इन साइड इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट ग्रुप्स वर नॉट ट्रेस्ड, यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स देखना, एक ऐसी डायग्राम बना देना कि अगर हमने ये किया तो इससे क्या होगा, देन उसके बाद क्या होगा, और फिर लास्ट में क्या होगा। उसके बाद डिसिप्लिन 2 शुड हैव लेबल्ड एआई क्लेम्स एज रिजेक्ट, क्या आपके पास जो है वो क्या है भाई, रिसिप्ट, कोई ऐसी रिसिप्ट कि उसके अंदर आपने लिखा हुआ हो कि भाई आपने कौन सी चीज़ जो है वो एक्सेप्ट की, कौन सी जो है रिजेक्ट की, और कौन सी मॉडिफाई की, ये सारी चीज़ें। अच्छा, डिसिप्लिन 6 वर्किंग विद एआई, शुड हैव वर्क मोर विथ एआई ऑन दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है भाई, एक स्कूल ने सोच तो लिया कि वो करेगा, लेकिन उसने बाकी की चीज़ों की रीजनिंग नहीं की, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रही है ना चीज़, वो क्या आना चाहिए? थिंकिंग इन सिस्टम, सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं की कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। किसी ने भी आगे की चीज़ों के बारे में सोचने की जो है वो कोशिश नहीं की, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होना चाहिए, थिंकिंग इन सिस्टम। डिसिप्लिन 4 थिंकिंग इन सिस्टम, ठीक है। द साइड इफेक्ट ऑन डिफरेंट ग्रुप्स वर नॉट ट्रेस्ड, डिसिप्लिन 4 कहता है द ऑब्वियस आंसर इज़ नेवर द कंप्लीट आंसर, कि जो आपको ऑब्वियस आंसर मिल रहा है वो कंप्लीट आंसर नहीं होता कभी भी। व्हेन एआई एनालाइज आर डिसीजन इट फोर्सेज ऑन द थिंक यू यूज अबाउट एंड इग्नोर द साइड इफेक्ट, जब आप एआई के उसको एनालाइज करते हैं डिसीजन को, तो वो फिर उसको एआई को फोकस करने पे मजबूर करता है कि भाई उन चीज़ों के बारे में भी सोचो जिसको आपने जो है वो इग्नोर किया है। टैबलेट डिसीजन नो, टैबलेट डिसीजन ने डिफरेंट ग्रुप्स को इफ़ेक्ट किया, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप को इफ़ेक्ट किया? जिनके घर बिजली नहीं थी उसको इफ़ेक्ट किया, या जिनके पेरेंट्स जो है वो डेटा की जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको भी इफ़ेक्ट किया। ये कैस्केड मैप से ट्रेस होना चाहिए था, ठीक है, इसको कैस्केड मैप से हमें ट्रेस करना चाहिए था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज़ अ लूप इन थिंकिंग इन सिस्टम डिसिप्लिन 4। अच्छा जी, क्या कह रहा है कि आपके पास थिंकिंग इन सिस्टम डिसिप्लिन 4 में लूप क्या होता है? अ लूप इन पाइथन कोड दैट रन्स डेटा एनालाइज, पाइथन का कोड मतलब पाइथन का कोड है। लूप हमने पाइथन में भी पढ़ी थी, हमने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ी थी, हमने टाइपस्क्रिप्ट में भी पढ़ी थी। तो ये क्या है? बेसिकली पाइथन कोड का लूप जो डेटा एनालाइज चलाता है। अ सर्कुलर डायग्राम यूज टू एक्सप्लेन एआई टू बिगनर्स, ठीक है, एक ऐसी सर्कुलर डायग्राम जो स्टूडेंट्स के लिए हो कि एआई को समझने के लिए जो है वो स्टूडेंट्स या जो बिगनर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अ चैन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट वेयर अ लेटर इफेक्ट सर्कल्स बैक एंड मेक द ओरिजिनल डिसीजन ऑर्स। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं वजह और असर की ऐसी चेन जहाँ बात का असर वापस आकर असल फैसले को और बुरा बना देता है, ठीक है। अ चैन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, एक कॉज और इफेक्ट की चैन, वेयर आर लेटर इफेक्ट सर्कल बैक टू एंड मेक द ओरिजिनल डिसीजन वर्स। यहाँ पे जो है वो सारे इफेक्ट को चेक करने के बाद जो है वो आपके ओरिजिनल डिसीजन को क्या बना देता है? गलत बना देता है या बुरा साबित कर देता है। आर रिपीटेड एआई प्रॉम्प्ट यू यूज डेली, रोज़ाना इस्तेमाल होने वाला एआई का प्रॉम्प्ट जो आप रेगुलर रिपीट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थिंकिंग इन सिस्टम के अंदर जो है वो लूप का काम क्या होगा कि भाई यहाँ पर एक ऐसी चैन या हमारे पास जो है एक ऐसा कॉज होगा, चैन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट होगा, जो क्या करेगा कि मतलब सारी चीज़ों को चेक करने के बाद आपके जो आपका जो डिसीजन है उसको क्या बना देगा? वर्ड्स बना देगा। देख लेते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन 4 में लूप यही है, अ चैन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट वेयर अ लेटर इफेक्ट सर्कल बैक एंड चेंज द ओरिजिनल डिसीजन, यूजुअली मेकिंग इट वर्स का मतलब है ये तब होता है जब साइड इफ़ेक्ट वापस आकर ओरिजिनल प्लान को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं जी। व्हाट इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग इन डिसिप्लिन 5? डिसिप्लिन 5 का फर्स्ट थिंकिंग इन मतलब जो है ना थिंकिंग एरा के अंदर डिसिप्लिन 5 जो है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? क्वेश्चनिंग कॉमन एडवाइस टू फाइंड वेयर इट स्टॉप वर्किंग,
फाइंडिंग द स्पेसिफिक नंबर और कंडीशन वेयर स्टैंडर्ड एडवाइस ब्रेक डाउन, यूजिंग AI फर्स्ट ड्राफ्ट एज द फाइनल आंसर। ऑप्शन सी है ऑलवेज एक्सेप्टिंग द फर्स्ट आंसर AI गिव्स। ऑप्शन डी है स्टार्टिंग एवरी प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच विदाउट एनी AI हेल्प। अच्छा जी, ऑप्शन ए जो है वो क्या कहता है? ऑप्शन ए ये कहता है कि आम मशवरे पर सवाल उठाना और देखना कि किस नंबर या किस कंडीशन पर वो मशवरा काम करना बंद कर देता है। ऑप्शन बी है AI के पहले ड्राफ्ट को ही फाइनल आंसर मान लेना। ऑप्शन सी है हमारे पास AI का पहला जवाब हमेशा कबूल कर लेना। ऑप्शन डी है हमारे पास हर प्रोजेक्ट AI के बगैर बिल्कुल शुरू से बनाना। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल आ रहा है डिसिप्लिन 5 में थिंकिंग का, वो यही आ रहा है कि भाई आपने कॉमन क्वेश्चंस जो है वो क्या करने हैं, उठाने हैं। आम मशवरों पर सवाल उठाना और देखना कि किस नंबर या किस कंडीशन पर वो मशवरा जो है वो क्या कर रहा है, काम कर देना बंद कर देता है। देख भी लेते हैं इसको। डिसिप्लिन 4 में, अच्छा ये तो हो गया, ये डिसिप्लिन 5 फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कॉमन एडवाइस को चैलेंज करो, ठीक है, और नेम थ्रेश होल्ड ढूंढो वो स्पेसिफिक नंबर या कंडीशन जहां स्टैंडर्ड एडवाइस काम करना बंद कर देती है। दिस वर्क व्हेन एक्स इज नेम थ्रेश होल्ड, दिस वर्क समथिंग इज़ नॉट, ठीक है। तो आपने जो है वो चीज़ ढूंढनी है और फिर उसके ऊपर क्या करना है, सवाल करना है। हर बात को, वही बार बार बात हो रही है कि भाई आपने हर चीज़ को आंखें बंद करके कबूल नहीं करना। वॉट इज़ अ नेम थ्रेश होल्ड? नेम थ्रेश होल्ड किसे कहते हैं? द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड इन एन AI प्रॉम्प्ट, ठीक है, AI प्रॉम्प्ट में लफ्ज़ों का मैक्सिमम तादाद या नंबर्स, ठीक है। द नेम ऑफ द AI मॉडल यू आर यूजिंग, AI मॉडल्स का नाम जो आप यूज़ कर रहे हैं। द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंडीशन दैट टेल यू व्हेन अ पीस ऑफ एडवाइस स्टॉप वर्किंग, एक ऐसा नंबर या कंडीशन जो आपको बताए कि भाई कहाँ पर जाकर जो है वो एडवाइस काम करना बंद कर देगी, ठीक है। AI टू द प्राइस लिमिट फॉर यूजिंग AI टूल, AI टूल को यूज़ करने की प्राइस लिमिट, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली नेम थ्रेशोल्ड का मतलब है कि एक ऐसा स्पेसिफिक नंबर या कंडीशन, ठीक है, जो आपको बताती है कि कोई मशवरा किस पॉइंट पे काम करना जो है वो बंद कर देता है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। नेम थ्रेशोल्ड डिसिप्लिन 5 का टर्म है, आई स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंडीशन दैट टेल यू व्हेन अ पीस ऑफ एडवाइस स्टॉप वर्किंग, ठीक है। अच्छा, आपको कोई ऐसी कंडीशन या नंबर ढूंढना है जहाँ पे आपको जो ये आपको बताए कि भाई कहाँ पर जो है वो आपकी एडवाइस काम करना बंद कर देगी। दिस वर्क व्हेन यू क्लास हैज़ fewer than 30 स्टूडेंट इन अ नेम थ्रेशोल्ड, दिस वर्क समथिंग इज़ नॉट, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, दिस वर्क वैन, ये काम तब हुआ जब योर क्लास हैज़ fewer than 30 स्टूडेंट, जब आपकी क्लास के अंदर 30 से कम बच्चे रह गए। स्टूडेंट इज़ अ नेम थ्रेश होल्ड, यानी कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट की तादाद जो है वो नेम थ्रेश होल्ड है। स्टूडेंट की तादाद कभी भी 30 नहीं रहेगी, 30 से बढ़ भी सकती है और 30 से ज़्यादा भी हो सकती है और 30 से कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है ये वो नंबर है जो काम नहीं करेगा, ठीक है। स्टूडेंट की तादाद जो है ये वो नंबर है या वो वजह है जो काम नहीं करेगी, और क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कम या ज़्यादा हो सकती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ डिसिप्लिन 6 वर्किंग विद AI विद इज़ द व्हाट इज़ द करेक्ट डिवीजन ऑफ वर्क? डिसिप्लिन 6 वर्किंग विद AI में काम की सही तकसीम क्या है, ठीक है। यू डू द थिंकिंग एंड डिसाइडिंग, AI डज द रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग, इफ़ यू फ्लिप दिस यू बिकम अननेसेसरी। सोचना और फैसला आपका काम है, जबकि रिसर्च और ड्राफ्ट बनाना AI का काम है। अगर ये उल्टा कर दिया तो आपकी अहमियत कम हो जाएगी। अच्छा जी, ऑप्शन बी क्या कहता है, यू डू ऑल द थिंकिंग एंड राइटिंग, AI इज़ ओनली फॉर स्पेल चेक, आपने ही सारा काम सोचना भी है और लिखना भी है, ठीक है। AI से सिर्फ आपने स्पेलिंग चेक करवानी है। गलत हो गया। AI डज ऑल द थिंकिंग एंड राइटिंग, यू जस्ट प्रेस सेंड, AI सब कुछ करेगा, ठीक है, आपने सिर्फ जो है वो सेंड का बटन दबाना है। ये भी गलत है क्योंकि आपने चेकिंग करनी है। बोथ यू एंड AI थिंक इक्वली, देन यू एवरेज द टू आंसर्स, ठीक है, आपने और AI दोनों ने बराबर सोचना है और फिर दोनों के जवाब का एवरेज निकालना है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि भाई आपने जो है ख़ुद भी सोचना है और AI से भी वो काम करवाना है। जब आप खुद सोचेंगे तो फिर आप रीजनिंग कर पाएंगे कि हाँ भाई मेरा जवाब AI के जवाब से कितना चेंज आ रहा है, फिर आप उससे आर्ग्यू कर पाएंगे।
तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्यों है ये भी देख लेते हैं। अच्छा जी, आपने सोचना है और आपने फैसला करना है। एआई ने जो है वो रिसर्च करनी है और ड्राफ्टिंग करनी है। अच्छा, ये भी बात सही है वैसे ना। अच्छा, क्यों भाई? डिसिप्लिन 6 कहता है द बेस्ट रिजल्ट कम फ्रॉम वर्किंग विथ एआई। जब आप एआई के साथ काम करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट तब निकलता है नॉट हैंडिंग इट द व्हील, कि आप उसे जो है ड्राइविंग सीट पर ना बिठाएं। यू डू द थिंकिंग एंड डिसाइडिंग, आप सोचें और आप ही फैसला करें। एआई डज द रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग, एआई का काम क्या हो कि उसने रिसर्च करनी हो और ड्राफ्टिंग करनी हो। इफ़ यू फ्लिप दैट, अगर आप ऐसा मतलब इसे उल्टा कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, एआई थिंक सो यू जस्ट एडिट, एआई सोचता है और आप सिर्फ एडिट करते हैं, यू बिकम अननेसेसरी, तो फिर आप जो है वो क्या बन जाएंगे, आपकी ज़रूरत नहीं होगी, आप जो है अननेसेसरी बन जाएंगे। People who just passed along AI answer will eventually be replaced by AI itself. वो लोग जो AI की आंसर्स के ऊपर जो है ना वो मतलब जो है उसे पास कर देते हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने आप को खुद रिप्लेस कर रहे हैं AI से। तो डिसिप्लिन 6 जो है वो ये कहता है कि भाई ड्राइविंग सीट पे आपने बैठना है, ड्राइविंग सीट पे आपने AI को नहीं बिठाना, ड्राइविंग सीट हमेशा आपने अपने हाथ में रखनी है, ड्राइविंग सीट पे हमेशा आपने बैठना है, सोचना भी आपने है, डिसाइड भी आपने करना है। एआई से आपने जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपने एआई से करवानी है। तो करेक्ट हो गया भाई, ये सही सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 है अ मैनेजर गिव्स एआई अ फुल प्रॉब्लम एंड आस्क इट टू मेक द डिसीजन, ही देन एडेड एआई आंसर slightly and sent it to his team as his own recommendation. According to discipline 6, what is the risk? सिनेरियो क्या कहता है भाई, हमारा एक मैनेजर एआई को पूरा मसला देकर उससे फ़ैसला करवाता है, फिर एआई के जवाब में हल्का सा तब्दीली करके अपनी टीम को अपनी रिकमेंडेशन के तौर पर भेज देता है। डिसिप्लिन 6 के मुताबिक इसमें क्या जो है वो ख़तरा है या रिस्क है? हिज टीम विल बी एबल टू टेल इट वॉज रिटन बाय एआई, टीम को पता चल जाएगा कि एआई ने लिखा है। ही हैज़ लेट एआई डू द थिंकिंग, if asked why he cannot explain his own reasoning, he is becoming unnecessary as his judgment slowly fades. मैनेजर ने सोचने का काम एआई को दे दिया, अगर कोई पूछे क्यों तो वो अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा और धीरे धीरे उसकी जजमेंट जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा जी, ऑप्शन सी कहता है द आंसर विल बी टू लॉन्ग फॉर द टीम टू रीड, जवाब बहुत बड़ा, बहुत लंबा था, लॉन्ग था, बहुत बड़ा था कि टीम उसे जो है वो रीड कर दी। अच्छा, उसके बाद है एआई मे हैव यूज ओल्ड डेटा फ्रॉम बिफोर इट्स नॉलेज कट ऑफ, एआई ने पुराना डेटा यूज़ किया होगा। नॉलेज कट ऑफ का मतलब है पुराना डेटा, ठीक है, जिस पे वो ट्रेन था, उसने वो डेटा जो है वो यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो यही है कि भाई एआई इंसान ने, यानी कि जो मैनेजर था उसने सोचने का काम क्या कर दिया, एआई को दे दिया, खुद सोचा ही नहीं। अगर कोई पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों करना है तो वो अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने तो वो काम किया ही नहीं, उसने तो वो काम एआई से करवाया है। तो इस तरह उसकी जजमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। डिसिप्लिन 6 में यही रिस्क बताया गया है कि इफ़ यू फ्लिप दैट, अगर आप फ्लिप कर देंगे, एआई थिंक यू जस्ट एडिट, आप एआई से सोचने को कहेंगे और आप खुद उसे एडिट करेंगे, यू बिकम अननेसेसरी, तो आप खुद क्या बन जाएंगे, अननेसेसरी बन जाएंगे। मैनेजर ने थिंकिंग एआई को दे दी और सिर्फ एडिटिंग की, ये वही पर्सन बी वाली सिचुएशन है। आगे जाकर वो अपनी रिकमेंडेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे पर्सन बी ने किया था, हमने फर्स्ट सिनेरियो में देखा था पर्सन ए और पर्सन बी, तो पर्सन बी ने जो है कुछ नहीं किया था, उसने डायरेक्ट उठा के जो है वो बॉस को सेंड कर दिया था पहले ही ड्राफ्ट। तो उससे क्या हुआ था कि जब वो बॉस ने पूछा तो पर्सन ए एक्सप्लेन करवा रहा था, क्योंकि उसने उसके ऊपर रीजनिंग की हुई थी, अपना खुद का सोचा हुआ था और उसने पॉइंट्स निकाले हुए थे, जबकि पर्सन बी ने कोई काम नहीं किया था तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कोर्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोलो, एआई अलोन एंड कोलैबोरेटिव वर्क? अच्छा जी, इस कोर्स के मुताबिक सोलो, एआई अलोन और कोलैबोरेटिव वर्क में क्या फ़र्क है? सोलो मीन्स यू वर्क अलोन, सोलो का मतलब है कि आप अकेले काम करते हैं। एआई अलोन मीन्स एआई डज एवरीथिंग, एआई अलोन का मतलब है कि एआई सारा काम कर रहा है। कोलैबोरेटिव इज़ द विनिंग अप्रोच वेयर यू थिंक एंड डिसाइड वाइल एआई रिसर्च एंड ड्राफ्ट,
कोलैबोरेटिव जो है वो विनिंग अप्रोच है जहाँ पे आप जो है सोचने का और डिसाइड करने का काम कर रहे होते हैं और एआई जो है वो रिसर्च और ड्राफ्ट कर रहा होता है। तो आगे की ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें पता है सोलो मीन्स अकेले कि भाई आप खुद काम कर रहे हैं, एआई अलोन मीन्स कि भाई एआई अकेला काम कर रहा है, कोलैबोरेटिव मीन्स कि दोनों आपस में मिल के काम कर रहे हैं। तो आखिर आगे की ऑप्शन भी देख लेते हैं। 3 डिफरेंट एआई टूल्स यू शुड यूज़, 3 अलग डिफरेंट टूल जो आप यूज़ करते हैं। 3 प्राइसिंग टायर फॉर एआई सर्विसेज के 3 मुख्तलिफ प्राइसिंग टायर्स। 3 स्टेज ऑफ लर्निंग एआई स्किल्स को सीखने के 3 मुख्तलिफ स्टेजेस। तो ये तीनों ही गलत हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका क्लियर कट आंसर है, इसके अंदर हमें मज़ीद कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। A student gets an AI answer about climate change. Before reading it, she writes one paragraph of her own thoughts. Then she reads AI answer, mark 2 claims, accept, reject, 1 modify, 1 reject, 1 modify. She used this to write her final essay. What discipline is she using? अच्छा, ये वही वाला है भाई, इसको तो पढ़ते ही अब समझ में आ जाना चाहिए कि स्टूडेंट जो है उसने क्या किया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एआई को एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया। ठीक है, बिफोर रीडिंग इट उसने जो है लिखवाया, लेकिन उसको पढ़ने से पहले उसने क्या किया, उसने एक पैराग्राफ खुद से अपनी सोच से लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद उसने एआई का आंसर पढ़ा। एआई का आंसर पढ़ने के बाद उसने जो है वो 2 क्लेम्स उठाए, मतलब जो है कौन कौन से क्लेम उठाए, एक उसने रिजेक्ट किया और एक उसने मॉडिफाई करवाया। तो अब ये बताइए कि उसने फिर उसके बाद उसने उस फाइनल ऐसे जो है वो लिखवाया, तो कौन सा डिसिप्लिन उसने यहाँ पर यूज़ किया। तो भाई यहाँ पे हमारे पास कौन सा डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन 4 थिंकिंग इन सिस्टम था, डिसिप्लिन 6 वर्किंग विद एआई, डिसिप्लिन 3 एरर टैक्सोनॉमी, डिसिप्लिन 1 प्रेडिक्शन लॉग, या डिसिप्लिन 2 रीजनिंग रिसिप्ट टुगेदर। तो यहाँ पे बेसिकली इसने जो है वो और 2 डिसिप्लिन जो है वो यूज़ किया, प्रेडिक्शन लॉग भी की और रीजनिंग रिसिप्ट भी, क्योंकि देखें यहाँ पर जो है वो रिजेक्ट भी कर रही है और मॉडिफाई भी कर रही है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, वो डिसिप्लिन 1 प्रिडिक्शन लॉग के अंदर उसने क्या किया, अब अपना जवाब पहले से लिख लिया। प्रिडिक्शन लॉग के अंदर यही था ना कि आप अपनी खुद से जो है वो अपनी चीज़ें लिखें। और डिसिप्लिन 2 रीजनिंग रिसिप्ट के अंदर क्या था कि उसने इन क्लेम को यूज़ किया, उसने एक पे क्लेम जो है उठाया, भाई रिजेक्ट का क्लेम उठाया और मॉडिफाई का, दोनों यूज़ कर रही है। ये एग्जैक्टली वो अप्रोच है जो पर्सन ए ने यूज़ की थी कोर्स की ओपनिंग स्टोरी में, जब हमने स्टार्ट किया था। तो वो यहाँ पर जो है ना ये वाली जो अप्रोच है ये पर्सन ए ने यूज़ की थी। तो इसने बेसिकली दोनों रूल्स को जो है वो क्या किया, यहाँ पे फॉलो किया या यूज़ किया। What does the course say about using an AI chat link as evidence of your thinking? अच्छा जी, इसका क्या मतलब है, कोर्स के मुताबिक एआई चैट का लिंक अपनी थिंकिंग का एविडेंस क्यों नहीं होता। चैट लिंक एक्सपायर आफ्टर 24 आवर्स सो दे कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस। चैट के लिंक जो है वो 24 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, तो इसलिए उसे एविडेंस के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अ चैट लिंक इज रॉ मटेरियल नॉट द रियल डिलीवरेबल is show what AI said but not what you decided. The reasoning receipt और memo is the real deliverable. अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि चैट का जो वो है ना लिंक है वो एक रॉ मटेरियल है, उसे आप जो है वो रियल जो है चैट लिंक सिर्फ एक रॉ मटेरियल होता है। इससे पता चलता है एआई ने क्या कहा, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि आपने क्या फ़ैसला किया। ठीक है, ये आपको जो है वो एविडेंस इस चीज़ का, एआई जो चैट का लिंक होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि उसने क्या कहा, इस बात का सबूत होता है। इस बात का सबूत नहीं होता कि आपने खुद से क्या फ़ैसला किया। असल एविडेंस रीजनिंग रिसिप्ट या मेमो होती है। ठीक है, असल जो रीजनिंग वो होगी वो क्या होगी, आपकी रीजनिंग रिसिप्ट, कि आपने क्या फ़ैसला किया, आपने कौन सा एक्सेप्ट किया, कौन सा रिजेक्ट किया, कौन सा मॉडिफाई करवाया, वो चीज़ जो है वो क्या होगी, असल डिसीजन को शो करेगी। यू शुड डिलीट चैट लिंक फॉर प्राइवेसी रीज़न। आप जो चैट के लिंक्स होते हैं उसको प्राइवेसी रीजन की वजह से डिलीट कर देते हैं या डिलीट कर देने चाहिए। आ चैट लिंक इज़ ऑलवेज इनफ एविडेंस हे शो एवरीथिंग यू डू। चैट लिंक ही हमेशा काफ़ी एविडेंस होते हैं, मतलब हमेशा के लिए काफ़ी होते हैं वो, क्योंकि वो बता देता है कि आपने क्या किया। आई थिंक इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि इससे ये नहीं पता चलता है कि आपने क्या फ़ैसला लिया। ठीक है,
अच्छा, ट्रीट द चैट लिंक एज रॉ मटेरियल द वे ऑन एकेडमिक पेपर ट्रीज रॉ डेटा। ठीक है, यहाँ पे भाई कहती है, कोर्स कहता है कि चैट लिंक को आप रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट करें। ठीक है, ये आपका एकेडमिक पेपर होना चाहिए रॉ डेटा का। द रीजनिंग रिसिप्ट और मेमो इज़ द डिलीवरेबल यू हैंड टू द ऑडियंस। ठीक है, आपने क्या फ़ैसला किया, दूसरों को ये दिखाने के लिए जो एविडेंस के तौर पे आपको यूज़ करनी है, वो आपने रीजनिंग रिसिप्ट यूज़ करनी है। द चैट लिंक गोज़ इन द अपेंडिक्स और फुट नोट फॉर एनी वन हु वॉन्ट्स टू वेरीफाई। ठीक है, चैट लिंक रॉ डेटा है, फाइनल डिलीवरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। वॉट आर द 3 पार्ट्स ऑफ द 6 डिसिप्लिन फ्रेमवर्क्स। अच्छा जी, वॉट आर द 3 पार्ट्स, कौन से 3 पार्ट्स हैं 6 डिसिप्लिन फ्रेमवर्क के। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, फाउंडेशन, थिंक बिफोर आस्किंग एआई, डिटेक्शन, स्पॉट व्हाट एआई गेट्स रॉन्ग, ऑर्गेनाइजेशन, डू व्हाट एआई कैन नॉट डू फॉर यू। ठीक है, रिसर्च, राइटिंग या पब्लिशिंग, प्लानिंग, डूइंग या चेकिंग। ऑप्शन बी, सबसे पहले आप जो है फाउंडेशंस करते हैं, थिंक बिफोर आस्किंग एआई, आप एआई से पूछने से पहले सोच रहे हैं। डिटेक्शन यानी कि स्पॉट व्हाट एआई गेट्स रॉन्ग, वो स्पॉट जहाँ पे एआई गलत हो जाए। और ओरिजिनेशन, डू व्हाट एआई कैन नॉट डू फॉर यू, कि एआई जो है वो आपके लिए क्या नहीं कर रहा। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल यही है। क्यों है ये भी देख लेते हैं। कोर्स की आर्किटेक्चर 3 पार्ट्स में है। पार्ट 1 फाउंडेशन, जो कि हम देख ही रहे हैं, फाउंडेशन का कोर्स हम कर रहे हैं। थिंकिंग बिफोर यू आस्क एआई, ठीक है, कि आपने जो है वो क्या करना है, एआई से काम करवाने से पहले खुद सोचना है। पार्ट 2 डिटेक्शन, स्पॉटिंग व्हाट एआई गेट्स रॉन्ग, आपने उस जगह को पकड़ना है जहाँ एआई गलत हो जाए। पार्ट 3 के अंदर है ऑर्गेनाइजेशन, द थिंकिंग एआई कैन नॉट डू फॉर यू। ठीक है, आपने उस चीज़ को कि एआई आपके लिए क्या नहीं कर पा रहा। हर पार्ट अगले को इनेबल करता है। ठीक है, यानी कि तीनों पार्ट जो हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 पे। मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है वो लो हो गई है और इत्तेफाक से अभी लाइट भी नहीं है। खैर, ये लास्ट क्वेश्चन करके मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, दैन फिर अगला पार्ट जो है वो फिर मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर लूँगी। ऑप्शन बी है हमारे पास सिनेरियो, अ डॉक्टर आस्क एआई अबाउट अ न्यू ट्रीटमेंट, एआई गिव्स अ कॉन्फिडेंट वेल सोर्स साउंडिंग आंसर, द डॉक्टर मार्क इट एज एक्सेप्ट विदाउट चेकिंग, लेटर इट टर्न आउट एआई मेड अप वन ऑफ द रेफरेंसेस, विच डिसिप्लिन वुड हैव कॉज दिस। अच्छा, क्या है भाई, एक डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के बारे में एआई से पूछता है। ठीक है, एआई बहुत बड़ा जो है वो क्या देता है, ऑटोमेटिक जवाब देता है और रेफरेंस भी सही लगते हैं। डॉक्टर जो है वो चेक किए बगैर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में पता चलता है कि एआई ने एक रेफरेंस खुद बना लिया था। वो खुद से भी बना लेता है ना चीज़ें। तो ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल, डिसिप्लिन 5, शी शुड हैव क्वेश्चन द कॉमन एडवाइस। ठीक है, या फिर आपके पास डिसिप्लिन 3, एरर टैक्सोनॉमी, शी शुड हैव चेक फॉर द फैब्रिकेटेड सोर्स एरर टाइप बाय नेम। ठीक है, अच्छा, डिसिप्लिन 6, शी शुड हैव वर्क मोर कोलिब्रेटिवली विद एआई। डिसिप्लिन 1, शी शुड हैव रिटन हर ओन प्रिडिक्शन फर्स्ट, उसे अपनी प्रिडिक्शन खुद से पहले लिखनी चाहिए थी। डिसिप्लिन 1। डिसिप्लिन 6 क्या कहता है, शी शुड हैव वर्क मोर कोलिब्रेटिवली विद एआई, उसे एआई के साथ मिलकर काम करना चाहिए था, यानी ये सोचने का और लिखने का काम उसका था, और उस सोचने का और फैसला लेने का काम उसका था, और एआई से जो है लिखवाने का काम जो है वो किसका था, एआई का था। डिसिप्लिन 3, एरर टैक्सोनॉमी। एरर टैक्सोनॉमी हमने पढ़े थे कि भाई 6 स्पेसिफिक किस्म के क्या होते हैं, एरर्स होते हैं जो एआई के स्मूथ आंसर में से निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिसिप्लिन 3 है। ठीक है, डिसिप्लिन 3 के उसने जो है वो चेक ही नहीं किया। अच्छा, फैब्रिकेटेड सोर्स क्या है, फैब्रिकेटेड सोर्स का मतलब ये होता है कि बनावटी रेफरेंस, जैसे कि उसने खुद से बना लिया। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा रेफरेंस जो कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ जो एआई अपने पास से खुद ही बना ले। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फैब्रिकेटेड सोर्स कहते हैं, सोर्स एरर कहते हैं। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर यही वाला है, डिसिप्लिन 3 एरर टैक्सोनॉमी में वन ऑफ द 6 फेलियर मूड्स हैं। फैब्रिकेटेड सोर्स जो है वो क्या है, कोर्स कहता है चेक करो
चेक फॉर ईच टाइप बाय नेम बिफोर यू सेंड, ठीक है। पब्लिश और एक्ट एनीथिंग एआई रॉट, एआई की किसी हुई करे हुए काम के ऊपर अमल करने से पहले, सेंड करने से पहले या पब्लिश करने से पहले आपने चेक करना होता है। किससे चेक करना होता है? 6 हमारे पास एरर टैक्सोनॉमी है, उससे हमें चेक करना होता है। अगर डॉक्टर ने एरर टैक्सोनॉमी से चेक किया होता तो फैब्रिकल रेफरेंस पकड़ में आ जाता, ठीक है, पकड़ लेता। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए हैं और अब मेरी जो, क्योंकि बैटरी लो है तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। ये वाला पार्ट मैं अपलोड कर दूँगी चैनल पे, दैन फिर उससे आगे की वीडियो जो है वो मैं इसके बाद जो है वो रिकॉर्ड करूँगी जब लाइट वाइट आ जाएगी और थोड़ा कुछ इस तरह का हो जाएगा, लैपटॉप चार्ज हो जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।